समास के भेदों को पहचानने में समस्या होती है तो यह वीडियो अंत तक देखें, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं समास को समझना। समास समास में आज हम पढ़ेंगे समस्त पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है और इसके भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम कम समय में समास को समझना पहचानना सीखेंगे। तो समास क्या काम करता है? तो शब्द रचना की वो सुंदर कला जिसके माध्यम से कम शब्दों में अधिक और प्रभावशाली अर्थ प्रकट किया जाता है, ये होता है समास का काम। तो समास को समझने के लिए इसके महत्वपूर्ण शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास में आप बार बार परिभाषा में आता है, आप ध्यान दिए होंगे कि उत्तर पद प्रधान होता है, कभी पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं समस्त पद। समस्त पद को हम समासिक शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर दोनों का नाम दिया हुआ है। तो समास के नियमों से बना नया और संक्षिप्त शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजकन्या, रसोई घर, विद्यालय, ये सब आपका क्या है, समस्त पद कहलाता है। दूसरा है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है कि शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। इसमें समस्त पद के सभी पदों को उनके आपसी संबंध सहित स्पष्ट करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे हम समस्त पद में पढ़े राजपुत्र, और राजपुत्र का हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसका अन्य शब्दों के साथ, इसमें सभी शब्दों के साथ जो संबंध है उसको बताया गया है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। आगे है कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। तो समासिक पद के पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। इसमें राजपुत्र में राज क्या है, आपका पूर्व पद है, और जो पुत्र है आपका उत्तर पद है। रसोई घर, रसोई घर में क्या है, रसोई आपका पूर्व पद है और घर आपका उत्तर पद है। इसी तरह से आप अन्य उदाहरणों के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। विद्यालय है, उसके बाद क्या है, प्रतिवर्ष है, दही बड़ा है, आगे आपके बहुत सारे शब्द आएंगे, उसके द्वारा भी हम समझेंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। ये तीन बातें हम समझ गए। पहले क्या क्या समझे हम कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है और उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है। अब है समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। अब है पहला अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे? तो अव्ययीभाव समास में क्या है कि अव्ययीभाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है। पहला पद मतलब पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसका पूर्व पद उपसर्ग या फिर अव्यय होता है। यहाँ पर परिभाषा में भी लिखा है कि इस समास में पहला पद पूर्व पद मुख्य होता है और वह एक अव्यय या उपसर्ग होता है। संपूर्ण पद अव्यय की भांति कार्य करता है। तो अव्यय होता क्या है? तो अव्यय क्या है कि अव्यय वह शब्द है जो लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव के कारण नहीं बदलता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। इसमें आप पहचानिए यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या हो गया, ये यथा आपका अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, और इसी तरह से हम इसको पहचान पाएंगे कि यह अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग कौन सा है? तो आपका प्रति आपका उपसर्ग है। दूसरा उदाहरण आपका क्या हो सकता है, प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष क्या हो गया आपका, प्रतिवर्ष में आपका प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। उसके बाद है अव्ययीभाव समास में एक ही शब्द दो बार रिपीट भी हो सकता है। जैसे रातों रात,
जन्म में आ क्या है? आ आपका उपसर्ग है। तो ये आपका अव्ययभाव समास पहचानने का तरीका है। तो अव्ययभाव समास पहचानने का फिर से एक बार समझते हैं क्या है? किसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय या फिर उपसर्ग होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद यानी दूसरा पद। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो उपसर्ग तत्पुरुष समास को हम पहचानेंगे कि इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें जो कारक है, कारक विभक्ति है, उसका लोप हो जाता है। तो हम समझेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। या फिर समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक विभक्ति जुड़ जाता है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, यहाँ पे कारक विभक्ति का आ गया। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भयभीत, भय से भीत। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे के लिए आपका कारक विभक्ति है। तो कारक के आधार पे तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को है। तो यहाँ पे को का क्या हो गया? लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण का क्या है? कारक चिन्ह से, इसका द्वारा का यहाँ पे लोप हो जाएगा। जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत। तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? के लिए। तो यहाँ पे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, यहाँ पे के लिए लोप होके आपका समस्त पद क्या बन जाता है? रसोई घर। आपादान तत्पुरुष। आपादान में क्या है? यहाँ पे से है, तो ऋण से मुक्त, तो ऋण का क्या हो गया? से विभक्ति लोप हो गया। संबंध तत्पुरुष। संबंध का कारक चिन्ह होता है का, के, की। का यहाँ पे लोप हो गया। जैसे गंगा का जल, यहाँ पे का विभक्ति लोप हो गया। तो ये आपका संबंध तत्पुरुष हो गया। अधिकरण, अधिकरण में पर, तो अधिकरण। कार्य में कुशल, तो कार्य कुशल। कार्य कुशल आपका समस्त पद बन गया। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आपका समाप्त हो गया। आगे समझते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या इसका पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। अब आप भूल गए होंगे अगर कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है, तो एक बार फिर से बताते हैं कि विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे लाल कमल, लाल कमल। लाल कमल में आपका विशेषण क्या है? लाल। और कमल क्या हो गया आपका? विशेषण। कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है। आगे है उपमान क्या है और उपमेय क्या है। उपमान है जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय है, उपमान है आपका जिससे तुलना की जाए, और उपमेय है जिसकी तुलना की जाए। जैसे चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पे उपमान क्या है? उपमान है आपका चांद, और मुख क्या है आपका? उपमेय है। मुख की तुलना की जा रही है चांद से। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिया हुआ है कि नील कमल, नील है जो कमल, तो यहाँ पर क्या है? विशेषण कौन है? तो नीला, और विशेष्य क्या हो गया? कमल। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध बताया जा रहा है कि आपका मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो आपका मुख हो गया आपका उपमेय। और आपका चंद्रमा हो गया उपमान। चरण कमल, चरण के समान कमल। चरण महात्मा, महान है जो आत्मा। द्विगु समास। अब हम आगे समझते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है।
जिस समस्त पद का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह क्या कहलाता है? किसी समूह का या फिर समाहार का बोध कराता हो, वह आपका द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 लोकों, त्रिकोण, 3 कोण, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि इसका पहला पद में क्या दिखा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। चौराहा में 4, त्रिलोक में 3, दोपहर में 2 और पंचवटी में 5। तो इस तरह से द्विगु समास को हम पहचानेंगे कि इसका पहला पद अगर संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण हो, तो वह समास द्विगु समास कहलाएगा। आगे है द्वंद्व समास और उसकी पहचान। तो द्वंद्व समास में क्या है कि इस समास के दोनों पद ही समान रूप से प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं शब्द का प्रयोग होता है। इसके पहचानने के 2-3 विशेषता भी है कि ये जो द्वंद्व समास है वो विलोम शब्द से संबंधित होते हैं, प्रायः एक दूसरे का विपरीत संबंध बताते हैं। जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, हार जीत। और क्या होता है? पूरक या सहचर संबंध होते हैं। पूरक और सहचर शब्द वे होते हैं जो यहाँ पे साथ साथ उपयोग किए जाते हैं। जैसे माता पिता, दाल रोटी, हाथ पांव। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या है? लिखते समय समस्त पद के दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह अवश्य लगा होता है। जैसे यहाँ पे सुख दुख में बीच में आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है, पाप पुण्य के बीच में भी है, माता पिता, दाल रोटी के बीच में भी लगा हुआ है। ये आपका द्वंद्व समास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद की कोई प्रधानता नहीं होती है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है, या फिर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे स्वतंत्र और विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वह आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण के लिए दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव, पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिनके अर्थात कृष्ण। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे लंबोदर का उदाहरण हम लेते हैं तो लंबा है उदर जिनका, यहाँ पे ना लंबा आपका प्रधान हो रहा है ना ही उदर प्रधान हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों मिलके तीसरे का अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जैसे गणेश की ओर संबोधित कर रहे हैं। और भी इसका पहचानने का एक ट्रिक है कि जितने भी देवताओं के नाम होते हैं वो अधिकतर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अब आपके लिए कुछ प्रश्नों का अभ्यास है। यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें पहले हल करें और इसके उत्तर भी दिए गए हैं। पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप हल कर सकते हैं और अपने उत्तर का मिलान भी कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों का हल करने से पहले आपको फिर से संक्षिप्त रूप से मैं बता दूं कि पहचानने का ट्रिक क्या क्या है। जैसे शुरू करते हैं हम अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या है कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग रहेगा तो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे प्रतिवर्ष में आपका प्रति क्या है? उपसर्ग है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे आपका राजपुत्र हो गया, राजकन्या हो गए, रसोई घर हो गया, ये आपका तत्पुरुष समास है। इसके पहचानने का तरीका क्या है? ये कारक विभक्ति द्वारा जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या है कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसी आधार पे पहचानेंगे कि द्विगु समास है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार। उसके बाद द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता, भाई बहन। और उसके बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का पहचानने का तरीका ये है कि इसमें विशेषण, पहला पद विशेषण और विशेष दूसरा पद विशेष्य का संबंध होता है, या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होता है। और इसमें बहुब्रीहि समास में अधिकांश शब्द आपका देवताओं के शब्द अगर आते हैं तो वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ, महादेव, ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। अगर इसका समास पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर हम
विग्रह करके देखते हैं। विग्रह के आधार पे ही हम समास का भेद पहचानते हैं। बहुत ऐसे प्रश्नों में आप दोनों आप नाम देख पाएंगे कि महादेव, महादेव आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आएगा और आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आएगा। लेकिन बहुब्रीहि कब होगा? जब प्रथम पद और दूसरा पद में से भी तीसरे अर्थ का बोध करेगा। जैसे महान है देव अर्थात शिव, महादेव ऐसे करके लिखा होगा तो वो आपका होगा बहुब्रीहि समास। तो आपका यहाँ पे आप लोग बना लिए होंगे अभी तक। तो हम सारे प्रश्नों का व्याख्या करते हैं। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास है। यहाँ पे कारक चिन्ह से जुड़ गया। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। यहाँ पे उपमेय और उपमान के संबंध बताया जा रहा है। तिरंगा, तीन रगों का समूह, तो यहाँ पे तीन, पहला शब्द तीन है, ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण किस में आता है? तो द्विगु समास में आता है। यथा रुचि, रुचि के अनुसार, ये आपका क्या हो गया? अव्ययभाव समास है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समास विषय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आए तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।